नमस्ते दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मनमोहन सिंह जी एक महान इकोनॉमिस्ट है। क्या आप भी ये मानते हैं? आज मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, क्या आपने राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम सुना है? तो मैं बता दूं आपको कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्राइवेट एनजीओ है, यानी कि समाज सेवी ऑर्गेनाइजेशन है कहने के लिए, जो कि 1991 में बनाया गया था। इसके हेड है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वड्रा और पी चिदम्बरम, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रस्टी है। कम से कम 2004 से 2014 तक, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब तक वो इस प्राइवेट एनजीओ के ट्रस्टी भी थे। अब गौर करें, 1991 के विंटर सेशन में मनमोहन सिंह जी ने इस 3 महीने पुराने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देने की कोशिश करी थी, अलग अलग जरिए से, और 250 करोड़ रुपए और अलग से रखे थे कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ी तो वो देंगे। हालांकि ये पैसे उस वक्त ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। और 1991 में 100 करोड़ मतलब अब के वक्त के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अब आते हैं 2004 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे डाले गए सरकारी खजाने से। आप देख सकते हैं, एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वगैरह से देश के पैसे, आपके हमारे टैक्स के पैसे, गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपने प्राइवेट एनजीओ को दिए गए सरकारी खजाने से। और 2007 के बाद भी हर साल इसी तरीके से मनमोहन सिंह सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे डाले जब तक वो पावर में थे। अब इन पैसों का इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? हो सकता है कि उन्होंने पैसे अच्छे काम में लगाया हो, लिटरेसी, हेल्थ केयर वगैरह में, लेकिन इसकी कोई भी डिटेल्स देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये सारे पैसे गांधी परिवार और डॉक्टर सिंह के अपने विदेशी बैंक खातों में पहुंच गए हो। और अगर हेल्थ केयर एजुकेशन का काम करवाना ही था तो गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री किस काम की? अगर आपको अपना काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही करवाना है तो एक चुने हुए सरकार का क्या ही मतलब रह गया। अब आगे देखिए दोस्तों, खुलासे के बाद ये बात सामने आई है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज़ एम्बेसी से और चाइना के गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिली है 2006-07 में। और ये फंडिंग मिलने के बाद गांधी परिवार ने एक एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सीसीबी के साथ, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद काफ़ी जल्दबाजी से 2011 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आरसीईपी की डील साइन कर ली। दोस्तों, आरसीईपी देशों में सबसे बड़ा देश है चाइना, और इस डील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है चाइना को। और इस डील के साइन होते ही हमारे इंडियन मार्केट में चाइनीज़ माल की फ्लडिंग होने लगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी वगैरह। और उसके अलावा न्यूजीलैंड से दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स की फ्लडिंग होने लगी, जबकि हम इन देशों को बहुत ही कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे इन आरसीईपी देशों के साथ में हमारी ट्रेड डेफिशिएट या व्यवसाय में घाटा लगभग 105 बिलियन यूएस डॉलर्स की है, और सिर्फ चाइना के साथ में ये घाटा 55 बिलियन डॉलर्स का है। आखिरकार 2019 में मोदी सरकार ने हमारी खून चूसने वाली इस डील को ख़त्म किया। तो क्या हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट को ये पता नहीं था कि ये डील साइन होने से हमारे देश को इतना नुकसान हो सकता है और हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ सकती है, और जो हुआ भी। और इससे चाइना को भारी फ़ायदा हो रहा था, उसके एक्सपोर्ट्स और बढ़ रहे थे। तभी उस मैन्युफैक्चरिंग के दौर में जब चाइना की इकोनॉमी 10-12% पर ईयर ग्रो कर रही थी, तब हम सिर्फ 5-6% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे। और कसूर सिर्फ गांधी परिवार का अकेले का नहीं है। ये याद रखना ज़रूरी है कि डॉक्टर सिंह खुद भी राजीव गांधी फाउंडेशन की एक ट्रस्टी है, तो इन सब से उनको भी कुछ ना कुछ पर्सनल फ़ायदा हुआ होगा। और आप ज़रा सोचिए कि आज़ादी के 67 साल के बाद, जिसमें 60 साल कांग्रेस ने देश को चलाया, जिसमें डॉक्टर साहब ने खुद 10 साल सरकार चलाया, तो आज़ादी के 67 सालों के बाद 2014 में भारत की नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, जबकि मोदी जी के 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी जीडीपी अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की है। यानी कि कांग्रेस के 60 सालों में जितनी थी, मोदी जी के 10 सालों में उसका डबल हो गया है। पर कैपिटा इनकम भी 2013-14 में लगभग $1450 प्रति व्यक्ति था, जो 2023-24 में $2600 प्रति व्यक्ति हो चुका है। लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ही ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, नहीं? अब ग्रेट इकोनॉमिस्ट का एक और कारनामा देखिए। हमारी जो एयर इंडिया है वो बहुत लंबे समय से लॉस में चल रही थी, तो वाजपेयी जी ने इसको बेचने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बेच नहीं पाए, उससे पहले उनकी सरकार चली गई। अब महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन जी ने बेचना तो दूर की बात, पहले से ही लॉस में चल रही एयर इंडिया पर और भी हज़ारों करोड़ रुपए डालकर वो भी डुबो दिए। खैर, आखिरकार 2 साल पहले मोदी सरकार ने फाइनली एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेचा। अब आप कहोगे कि मोदी सरकार ने पहले क्यों नहीं बेचा?
तो भाई कोशिश काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन इतनी लॉस में चल रही एक कंपनी को बेच पाना इतना आसान काम नहीं है। और दोस्तों, सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को 21 में से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डालना पड़ा था, क्योंकि वो बैंक्स दिवालिया होने के कगार पर थे, यूपीए के समय के ख़राब लोन्स और ख़राब नीतियों की वजह से। यूँ समझे कि जैसे इमरजेंसी मरीज को आईसीयू में डालना पड़ता है, वैसे ही इन 11 बैंकों के ऊपर इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ा था सरकार को। तब जाकर इन बैंकों की हालत ठीक हुई है, जैसे आप देख सकते हो। इस ग्राफ को देखें तो ये लगेगा कि यूपीए के समय में सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन 2013 में अचानक से एक गिरावट आती है और इसके बाद बस गिरती चली जाती है। तो 2013 में ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों, 2013 में रघुराम राजन को आरबीआई का गवर्नर बनाया जाता है और उनको इन बैंकों की अकाउंट्स को अच्छे से चेक करने के लिए कहा जाता है। और जैसे ही चेकिंग शुरू होती है, आप देख सकते हो कि ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे बल्कि धांधली चल रही थी। और इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा गिरावट 2015-16 में आती है। और ये मत सोचना कि ये मोदी सरकार की गलती है, क्योंकि सारे ख़राब लोन्स जो यूपीए के समय में दिए जा चुके थे और 2015-16 में इमरजेंसी एक्शन के तहत उन ख़राब लोन्स का हिसाब लगाया जा रहा था। और बैंकों ने यह हिसाब लगाया कि कितने ख़राब लोन्स हैं जो वापस नहीं आ सकते, इसलिए ग्राफ आपको इस वक्त नीचे जाता दिखेगा। और आप देख सकते हो 2015-16 से लेकर 2019-20 तक चेकिंग करने से पता चला कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट 2 लाख करोड़ के लॉस में चल रहे थे। यूपीए के समय में इन बैंक्स को प्रॉफिट में बताया जा रहा था, जबकि असल में ये बैंक्स 2 लाख करोड़ तक के लॉस में चल रहे थे। और ये चेकिंग खुद रघुराम राजन ने शुरू की थी, जो खुद एक कांग्रेसी है। और सरकार की इमरजेंसी एक्शन के बाद 2015-16 से 2019-20 तक ये 2 लाख करोड़ के नुकसान की भरपाई करके 2022-23 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब तक 1,80,000 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा हो चुका है। और अब ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी हेल्दी काम कर रहे हैं, जिनको एक वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने देख रेख में एक तरीके से दिवालिया कर दिया था। तो ये है आपके ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो क्या आपके ग्रेट इकोनॉमिस्ट को ये आइडिया नहीं था कि ये जो मालिया, चौकसी वगैरह को हज़ारों करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा है, क्या इनके पास चुकाने की क्षमता भी है? क्या ये चुकाने की कोशिश भी करेंगे? इन हज़ारों करोड़ रुपए की लोन की सैंक्शन होने की बात डॉक्टर साहब तक पहुंची तो ज़रूर होगी, क्योंकि 400-500 करोड़ के लोन की बात होती है तो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री तक पहुंच जाती है। तो हज़ारों करोड़ की लोन की बात तो प्राइम मिनिस्टर तक ज़रूर पहुंची होगी। और दोस्तों, चौकसी, मालिया ये तो बड़े मछली है, दिख जाते हैं। और भी इस तरीके के हज़ारों लोन्स दिए गए हैं यूपीए के समय में, 100-200 करोड़ वाले लोन, जो ज़्यादातर कांग्रेस के करीबी लोगों को दिए गए। और मुझे तो लगता है कि काट लेकर के ये लोन दिया गया था। जैसे यूँ समझे कि 1000 करोड़ का लोन दिया जा रहा है किसी को, तो उनसे ये कहा गया होगा कि लोन मिलने के बाद इन 1000 करोड़ में से 200-250 करोड़ तुम हमको दे दोगे और उसके बाद बाकी के पैसों के साथ ऐश करो, और जब हमारी सरकार चली जाएगी तो बाहर निकल लेना। देश के हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। क्या डॉक्टर साहब की कोई जवाबदेही नहीं बनती है? और ये कांग्रेसी जिन्होंने मालिया, चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों को हज़ारों करोड़ रुपए के फ्रॉड लोन्स दिए, वो कांग्रेसी आज अडानी जी के पीछे पड़े हुए हैं। जिन अडानी ग्रुप ने आज तक किसी भी लोन की एक भी किश्त चुकाने में एक भी दिन की देरी नहीं करी। अगर अडानी ग्रुप ने लोन लिया है तो हर एक किश्त को वो वक्त पर चुकाते हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनको, वो सारे के सारे प्रॉपर बिडिंग के ज़रिए मिले हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ज़्यादा पैसे बिडिंग किए और मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कोई ये नहीं कह सकता। और मान ले कि कोई 1000 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट है, पावर सेक्टर या माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर अदानी जी को नहीं गया तो किसको जाएगा? क्या आप जाओगे 1000 करोड़ की बिडिंग करने? नहीं ना। तो अगर अडानी नहीं तो अंबानी, और अगर अंबानी अडानी दोनों को ही ना दे तो फिर टाटा, और टाटा नहीं तो जिंदाल या बिरला या महिंद्रा। तो सच तो यह है कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की क्षमता देश में गिने चुने 4-5 लोगों के पास ही है, और हर कोई हर डिपार्टमेंट में तो बिडिंग करने नहीं जाएगा। और अगर इंडियन बिजनेसेस को ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स फिर फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज को जाएंगे, और कांग्रेसी यही चाहते हैं। देश के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देश के बाहर के कंपनीज को जाने लगे तो इससे देश का भला होगा या नुकसान, सोचिए ज़रा। और इस बात की अगर आपको ईर्ष्या है कि मैंने कभी ज़िंदगी में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं देखे और ये बड़े बिजनेसमैन हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक है, तो क्या आपने ये सोचा है कभी कि आप एक 2 BHK अपार्टमेंट में रहते हो, एक स्मार्टफोन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो, जब मन करे तब पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन फुटपाथ के नज़दीक झोपड़ी में जो गरीब आदमी रहता है, जिसके पास ठंड से बचने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो दिन भर मेहनत करता है तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता है, क्या उसको आपसे नफरत करना चाहिए? ये कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है कि पैसा कुछ जगह पर एकत्रित होता है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। बिना कैपिटलिज्म के दुनिया नहीं चल सकती।
जैसे सोशलिज्म वाला रशिया टूटकर बिखर गया, नॉर्थ कोरिया को आप देख सकते हो, और चाइना की सारी डेवलपमेंट भी कैपिटलिज्म के बल पर है। खैर, अब आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की असली अचीवमेंट पर। क्या आपको पता है कि 2004 से 2014 के बीच में डॉक्टर सिंह के टेन्योर में 4,82,000 करोड़ रुपए के स्कैम्स के एलिगेशंस है, जिनमें से कुछ तो साबित हुए हैं, कुछ के केसेस चल रहे हैं और कुछ सबूत के कमी के कारण रफा दफा हो चुके हैं। डॉक्टर सिंह की आंखों के नीचे ये सब हुआ, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सोचिए कि आप एक दुकान का चौकीदार है और आपके सगे संबंधी आते हैं और आपके सामने उस दुकान को लूट लेते हैं, तो क्या आपको बैठ करके देखना चाहिए? क्या आपका कोई कसूर नहीं है? तो क्या डॉक्टर सिंह 2009 में दोबारा पीएम बनने से इनकार नहीं कर सकते थे कि भाई मैं अपनी आंखों के सामने चोरी होते नहीं देख सकता? सोचे ज़रा। और आपके हिसाब से डॉक्टर सिंह का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो भाई सवाल ये है कि 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था की ये हालत किसने की कि हमें आईएमएफ के सामने हाथ फैलाना पड़ा चंद बिलियन डॉलर्स के लोन के लिए? हमें अपने गोल्ड रिजर्व बेचना पड़ा इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड को। तो दोस्तों, 80 के दशक में देश में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे? यही मनमोहन सिंह जी। और मनमोहन सिंह जी का करियर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 1976 में वे फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे, 80 से 82 के बीच में प्लानिंग कमीशन में थे और 82 से 85 तक वो आरबीआई के गवर्नर थे। और यही वो वक्त था जब हमारी इकोनॉमी की कमर टूटी थी, जो आगे चल कर के बद से बदतर होता गया और 1991 में हमें 2 बिलियन डॉलर्स के लिए अपना सोना बेचना पड़ा। तो भाई हमारी इकोनॉमी तबाह और बर्बाद हुई जब मनमोहन जी आरबीआई के गवर्नर थे और कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। लिबरलाइजेशन का सारा गाइडलाइन बना करके दिया आईएमएफ ने, लिबरलाइजेशन की परमिशन दी पीवी नरसिम्हा राव ने, और सारा क्रेडिट जाता है किसको? मनमोहन सिंह जी को। ये सही है भाई, एक तरीके से कान पकड़ करके लिबरलाइजेशन करवाया था आईएमएफ ने, कोई चारा नहीं था किसी के पास। और ऐसा नहीं है कि महान इकोनॉमिस्ट ने जा करके आईएमएफ को ऐसे ही लोन के लिए मना लिया हो, बाकायदा सोना बेचना पड़ा था हमें, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अब कुछ चीज़ें बोनस भी बता देता हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन को सिर्फ चाइना से फंडिंग नहीं आती है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, यूरोपियन कमीशन, एम्बेसी ऑफ लग्जमबर्ग जैसे विदेशी गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिलती है। और विदेशी गवर्नमेंट्स राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों फंड करेंगी? ज़रा सोचिए। एक और चीज़, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम करती है, और जिनको थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है वो जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है। शॉर्ट में समझिए कि ये आदमी जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और देश के अंदर जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ या डेवलपमेंट के काम में रुकावट आती है तो उन सब में कहीं ना कहीं ये आदमी इन्वॉल्व पाया जाता है। तो मुखौटे के पीछे डॉक्टर सिंह का असली चेहरा क्या हो सकता है, आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये शख्सियत ग्रेट इकोनॉमिस्ट है या इंडिया की इकोनॉमी की बर्बादी का कारण? आप खुद सोचो। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।